हेलो एवरीवन। सो लेक्चर 1 काइनेमेटिक्स हमने कल डिस्कस किया था और उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डील किया था कि मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स की सब ब्रांचेस क्या हैं और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाद हमने डिस्कस किया था कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और फिर दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया था, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। उस पे एक दो क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम अपने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे। बिकॉज एक बार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, उसके बाद आप स्पीड और वेलोसिटी को इजीली समझ पाओगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे थोड़ा जिक्र किया था, तो वहीं से इस डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। सो बेसिकली जो डिस्टेंस था वो एक ही टर्म में मैं बता देता हूं। Distance is just the actual path length. The actual path length is distance. ठीक है, कि एक्चुअल में पार्टिकल ने कितना पाथ कवर किया है, दिस इज द रियल। ओके, नाउ एंड डिस्प्लेसमेंट तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ठीक है, तो एक्चुअल जो पाथ लेंथ है वो डिस्टेंस है और जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद हमने छोटी छोटी बातें कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर होता है, ये आपका वेक्टर होता है। क्लियर, दोनों की एसआई यूनिट मीटर होती है, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर हुई, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद हमने छोटी छोटी और बातें डिस्कस की थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको निकाले कैसे। तो पहला तरीका तो बता दिया, शॉर्टेस्ट पाथ मींस जस्ट इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट कर दो, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। या कभी पोजीशन वेक्टर्स दिए हो तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला बताया था बेटा, कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर से भी हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और जो डायरेक्शन होगी इस डिस्प्लेसमेंट की वो हमेशा इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगी, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट होगी। अब हम थोड़ा सा इस पे और डिस्कस करते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन के थ्रू अगर हम समझते हैं तो चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक पार्टिकल है, वो ए से बी पर गया और ए से बी तक का जो डिस्टेंस था वो 4 मीटर था। उसके बाद वो बी से सी पर गया, बी से सी पर गया और सी पर ये जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर था। दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। क्लियर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छे से करते हैं सॉल्यूशन। अब मैंने आपको बेटा एक ही बात बताई है, डिस्टेंस मींस एक्चुअल में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्चुअल डिस्टेंस। तो एक्चुअल में पार्टिकल कहां से स्टार्ट किया बेटा, ए से। तो ए से वो चला 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 बी तक पहुंचा, तो ए से बी पहुंचा तो कितना डिस्टेंस हुआ बेटा, 4। और फिर बी से चला 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 कितना डिस्टेंस हुआ बेटा, 3। तो 4 + 3 दैट इज 7 मीटर।
तो द डिस्टेंस इज 7 मीटर। क्लियर? आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हो कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होंगे। डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बेटा? ऑलवेज ऐड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वी ऑलवेज, नोट डाल देते हैं यहां पर, वी ऑलवेज ऐड डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम हमेशा एड अप कर देंगे। क्लियर? कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा कहीं भी जब हम डिस्टेंस निकाल रहे होंगे। क्लियर? नाउ लेट्स स्टडी द डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, एक्चुअल पाथ। नाउ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बेटा मैंने आपको तरीका बताया था, शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकलता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ निकलता है इनिशियल को फाइनल के साथ जोड़ दो। तो ये इनिशियल हो गया और इनिशियल को फाइनल के साथ मैंने जोड़ दिया। तो दिस इज द इनिशियल टू फाइनल, दिस इज द क्या? डिस्प्लेसमेंट। अब बेटा ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही होगी, और राइट एंगल ट्रायंगल पे ये एसी आप निकाल सकते हो बेटा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा बताओ? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो दिस इज 16 प्लस 9, that is under root 25, and this is 5. तो डिस्प्लेसमेंट इज 5 मीटर। और अगर डायरेक्शन कहूं तो आप ऐसे लिख दो A to C। क्लियर? या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से एरो लगा दो। ओके, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें दोनों की जरूरत है, मैग्नीट्यूड की भी और उसकी डायरेक्शन की। क्लियर? तो सिंपल सी बातें बेटा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं। डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट मींस द शॉर्टेस्ट पाथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकालोगे? एक तो बेटा न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट दिखे ट्रायंगल बनती हुई, तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो A to C। ठीक है, या मैंने एक और तरीका बता रखा है, अगला क्वेश्चन में उसी तरीके पे करवाऊंगा और इसको फिर हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अब जैसे कि और क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चन और लो, फिर समझ में आएगा और ज्यादा। जैसे कि ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, ऑब्जर्वर सिंपली इस पॉइंट पर खड़ा है। तो जो ए पॉइंट है, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है से 2, x is 2, y is 1, z is से 2। ओके, और जो b कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट है से 1, y is 2, z is से 4। क्लियर? ये मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए, और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन मतलब 0 0 0। क्लियर? अब देखो बेटा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पार्टिकल इनिशियली यहां पर है, इनिशियली यहां पर, दिस इज इनिशियल पॉइंट, this is initial point and this is final point। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है बेटा। इफ द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन देन वी कैन इजीली फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन का मतलब क्या होता है बेटा? इस ए पॉइंट की पोजीशन क्या है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज आर इनिशियल। ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए पॉइंट की पोजीशन क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर आर आई कैसे निकालें, लो बेटा निकालने का तरीका बताता हूं। आर आई सिंपली क्या होता है बेटा? देखो, ये होता है, इधर वाला कोऑर्डिनेट होता है एक्स आई बाई एक्स, दिस इज वाई आई एंड दिस इज जेड आई। ठीक है, और ये ओरिजिन है तो से एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट, 0 0। तो कैसे निकालते? ध्यान से सुनने की कोशिश करना बेटा।
जब भी हमें किसी चीज का पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो दिस कोऑर्डिनेट दैट इज 2, दैट इज xi, जिस कोऑर्डिनेट पर ये वेक्टर खत्म हो रहा है वो कोऑर्डिनेट, तो दिस इज 2 माइनस, बताओ बेटा ये कहां से स्टार्ट है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन का पॉइंट है 0, और बेटा ये एक्स एक्सिस है ना, 2 भी एक्स एक्सिस का था, 0 भी एक्स एक्सिस का था, और एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन को बेटा हम आई कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स डायरेक्शन अगर कहूं तो उसको मैं आई कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, आई कैप, दिस इज कैप। जो वाई डायरेक्शन होगी बेटा उसको मैं जे कैप से रिप्रेजेंट करूंगा, और जो जेड डायरेक्शन होगी उसको मैं के कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, है ना, इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स, जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई का जे कैप, जेड का के कैप, ठीक है। तो आपका 2 माइनस 0 ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, आई, तो इट इज आई कैप प्लस, बताओ बेटा वाई का, यहां पर 1 है यहां पर 0, तो 1 माइनस 0 जे कैप, और जेड का यहां 2 यहां 0, तो 2 माइनस 0 डेट इज के कैप। तो द पोजिशन वेक्टर इज सिंपली 2 आई कैप प्लस 1 जे कैप को सिंपली जे कैप प्लस 2 के कैप। हमने पोजिशन वेक्टर बेटा तुरंत निकाल लिया, क्लियर। तो दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट को समझो कि अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हाउ वी कैन फाइंड द पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर इन द सिमिलर वे। अब आप थोड़ा सा खुद से सीखें। अगर मेरे को फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो दिस वेक्टर इज आर एफ, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट। तो जल्दी से कोई बच्चा बताएगा कि सर आर एफ हम कैसे निकालें। अगेन वही बात बेटा, यहां एक्स है 1, यहां 0, तो 1 माइनस 0 इज सिंपली 1, और डायरेक्शन क्या बेटा आई कैप, 2 माइनस 0 डेट इज द 2, और बेटा 2 कौन सी डायरेक्शन है, जे कैप, सिंपली बेटा 4 माइनस 0 डेट इज द 4, सिंपली के कैप। तो दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ गया और फाइनल पोजीशन वेक्टर आ गया, क्लियर। तो जब बेटा कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट गिवन हो तो वी कैन इजीली फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स, और अगर एक बार पोजीशन वेक्टर निकल के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हम तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर। मैं उस बात का भी प्रूफ देता हूं कि हाउ वी कैन से द पोजीशन द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब देखो बेटा साथ साथ नोट करते जाओ, और कोई आपको तेज लगे तो रिमाइंड करके दोबारा सुनो, बार बार करोगे तब आपको ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से करता हूं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हम इनिशियल वेक्टर को फाइनल के साथ टच कर देते थे। क्या यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं आता था बेटा, तो दिस इज से डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर मतलब इसको मैं कह देता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब कोई बच्चा, अगर आपने बहुत अच्छे से वेक्टर पढ़ा है तो मैंने वहां पर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, तो फ्रॉम ट्रायंगुलर्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने बताया था जो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर का मतलब अगर हेड अगले की टेल के साथ अटैच है तो उनका सम इक्वल होगा जो अपोजिट ऑर्डर का है। तो बेटा यहां पर आपको एक बात नजर आ रही होगी अगर आप अच्छे से देखोगे कि दिस आर आई एंड दिस डेल्टा
क्या बेटा ये सेम ऑर्डर में नहीं है? देखो बेटा, ये इसका हेड है, ये इसका अगले का टेल है, तो दीज आर इन द सेम ऑर्डर। तो इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा बेटा? जो ये अपोजिट ऑर्डर का है। अपोजिट ऑर्डर कैसे बताया? बिकॉज हेड टच विद हेड। क्लियर? तो सिंपली क्या होता है यहां पर कि आर आई प्लस डेल्टा आर, ये तो सेम ऑर्डर के बेटा। सेम ऑर्डर का क्या मतलब होता है? सेम ऑर्डर का मतलब बता देता हूं, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आए तो। सेम ऑर्डर का मतलब ये एक वेक्टर है, तो ये उसका टेल होती है, ये उसका हेड होता है। तो अगला वेक्टर अगर ऐसे अटैच है, मतलब अगले की टेल यहां पर आ गई और हेड यहां पर आ गया, तो दीज वेक्टर्स ऑन सेम ऑर्डर। ये वेक्टर क्या है? सेम ऑर्डर, बिकॉज हेड टच विद द टेल। और अगर कोई वेक्टर आया जिसकी हेड हेड के साथ टच है या टेल टेल, तो दिस वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर एंड दीज आर इन द सेम ऑर्डर। ओके बेटा? तो सेम ऑर्डर के जो वेक्टर्स होते हैं उनका सम इक्वल होता है जो अपोजिट ऑर्डर में हमने वेक्टर लिया। इसको हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो आर आई प्लस डेल्टा आर इज इक्वल टू अपोजिट ऑर्डर कौन बेटा? आर एफ। तो यहां से बेटा डेल्टा आर जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा था वो सिंपली क्या आ गया बेटा? आर एफ माइनस में आर आई। तो बेटा जो मैं बार बार कह रहा था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वो बेटा तुरंत निकल कर आपका आ गया, मैंने उसका डेरिवेशन टाइप आपको करवा दिया है। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। और डायरेक्शन बेटा देखो, एरो किधर लग रहा है बेटा? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल। तो डायरेक्शन आ गया इनिशियल टू फाइनल एंड द मैग्नीट्यूड इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। वहां से हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। क्लियर? अब जैसे कि क्वेश्चन में आर आई और आर एफ गिवन है बेटा, तो हम आगे करते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा फिर करेंगे। तो आर आई हमारा आ गया था 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर हमारा आ गया था आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप। यही था ना? बिल्कुल यही था। सो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था बेटा? आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस कर दो इनिशियल 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब जब भी बेटा ऐसे आप माइनस करो ना, तो याद रखना आई कैप वाले के साथ माइनस होगा, जे कैप वाला जे कैप के साथ होगा और के कैप वाला के कैप के साथ होगा। तो देखो यहां तो 1 आई कैप है और यहां पर बेटा 2 आई कैप है। तो 1 में से जब 2 घटता है तो कितना आता है बेटा? -1 तो आता है। तो इट इज -1 आई कैप। अब जे वाला देखो बेटा, इधर तो 2 जे है और इधर सिंपली जे है, तो 2 जे माइनस जे कितना बन गया बेटा? सिंपली जे कैप। आगे चलो बेटा, इधर तो 4 के है और इधर बेटा 2 के है, तो 4 - 2 दैट इज 2 के कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है? तो इफ द पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन देन वी कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, अब कहोगे सर और तरीका बताओ, ये तो सब बता देंगे। लो बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का डायरेक्ट तरीका बता देता हूं बेटा। एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल आई कैप, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल जे कैप,
जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल के कैप। अगर मुझे एक्स वाई जेड इनिशियल और फाइनल पता है तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूंगा और मेरा पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, पिछले न्यूमेरिकल में क्या था बेटा, एक्स फाइनल क्या है बेटा, फाइनल दिस इज एक्स फाइनल, दिस इज वाई फाइनल, दिस इज जेड फाइनल। तो एक्स फाइनल 1 है, एक्स इनिशियल 2 है, तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल मतलब 1 माइनस 2 दैट इज -1 आई कैप। आ गया ना बेटा ऊपर वाला ही देखो, वाई फाइनल दैट इज 2, वाई इनिशियल दैट इज 1, 2 माइनस 1 कितना बेटा 1, देखो बेटा 1 आ गया होगा, 1 जे कैप। आगे आ जाओ, 4 माइनस 2 दैट इज 2 के कैप, तो 2 के कैप बेटा देखो आ गया। तो बेशक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप इस तरीके से निकाल लो, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस में इनिशियल पोजीशन वेक्टर, या बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे निकाल लो, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट आई कैप, फाइनल वाई कोऑर्डिनेट माइनस फाइनल इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट जे कैप, फाइनल जेड कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल जेड कोऑर्डिनेट के कैप। इससे निकालो या ऊपर वाले से निकालो, दोनों से रिजल्ट क्या आना है बेटा, सेम आना है। ओके, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन अभी भी बेटा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमने नहीं बताया, हमने वेक्टर निकाल दिया। अब देखो नेक्स्ट अध्याय पे चलूंगा बेटा मैं, नहीं आए तो रिमाइंड कर करके देखो, आपको इजीली क्लियर हो जाए। अगर बेटा कोई वेक्टर है ऐसे, जैसे दिस इज द वेक्टर से, आई थिंक ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, अगर ऐसे कोई वेक्टर आपको नजर आ जाए, दिस इज वेक्टर, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। तो सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट बेटा आइदर हम ए से कर देते हैं या ए वेक्टर के मोड लगा देते हैं बेटा, इन दोनों में से कोई भी आप तरीका अपना सकते हो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का। और वो होता है बेटा अंडर द रूट, जो भी आई के साथ है, आई के साथ क्या है बेटा ए एक्स ना, तो ए एक्स का स्क्वायर, जे के साथ क्या है बेटा ए वाई, तो ए वाई का स्क्वायर, और बेटा के साथ क्या है ए जेड, तो ए जेड का स्क्वायर। क्लियर, तो रूट आई के साथ है उसका स्क्वायर, जे के साथ है उसका स्क्वायर, के साथ है उसका स्क्वायर, और उनको सम करके उसका रूट ले लिया तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड। और अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए के ऊपर कैप लगा दो बेटा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है डायरेक्शन। तो वो होता है बेटा जो वेक्टर आया है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो वेक्टर क्या आया था, सिंपली ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, और उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। तो दिस इज द इंपोर्टेंट कंक्लूजन जो हमें वेक्टर से मिलता है। लेकिन इस न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये नोट करवा दिया ताकि आपको कोई नई बात ना लगे जो इस वीडियो को देख रहा है। ओके बेटा, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोबारा से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाल दिया था माइनस आई कैप, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, शायद यही था देखो। ओके बेटा, आप बैक करके देख सकते हो, आप वीडियो को पॉज करके सोच सकते हो, स्लो कर सकते हो, आपके पास ये ऑप्शन है। ओके, नाउ इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा आर के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैसे निकलता है, अंडर द रूट, जो आई के साथ है बेटा, आई के साथ तो -1 है तो -1 का स्क्वायर, जे के साथ बेटा 1 है सिंपली तो 1 का स्क्वायर, के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर। बताओ कितना है बेटा, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 5 6 दैट इज √6, √6 आपके वैल्यू आ गए। डायरेक्शन, डेल्टा आर के ऊपर कैप लगा दो बेटा, अभी तो सिखाया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। तो क्या होता है बेटा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो वेक्टर था माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप
और मैग्नीट्यूड है √6। तो दिस इज सिंपली द डायरेक्शन। तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपने किया कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है तो हाउ वी फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। हमें डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज, उसके डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब कुछ हमने निकाल लिया। तो एक बहुत फंटेस्टिक क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन से हम सीखे, इस क्वेश्चन से हमने डेरिवेशन टाइप भी ड्राइव की कि किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर बेटा कोऑर्डिनेट गिवन ना हो और सिंपली डिस्टेंस ऐसे 4 मीटर 3 मीटर हो तो मैंने तरीका बता ही रखा है, इनिशियल को फाइनल के साथ डायरेक्ट जोड़ो और क्वेश्चन को निकालो। ये खूब अच्छा क्वेश्चन करवा दिया। एक क्वेश्चन खुद ले लो, आप इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क कर सकते हो। इफ इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज 4i cap 2j cap 6k cap and final position vector is 2i cap 1j cap 4k cap, find magnitude and direction of displacement। खुद से ट्राई करना बेटा। एक और क्वेश्चन ले लो। इफ ए के कोऑर्डिनेट हैं 2 4 8 एंड बी के कोऑर्डिनेट हैं 4 8 10, ठीक है। फाइंड, ये ए इनिशियल है, बी फाइनल। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट गिवन हो तो पहले पोजीशन वेक्टर बनाएंगे बेटा, है ना। तो पोजीशन वेक्टर इसका कैसे बनेगा आप बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा वो बताओ, और फिर पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लेकर हम, तो पोजीशन वेक्टर सिंपली हिंट दे देता हूं, आर आई कैसे बनेगा बताओ, क्या तरीका बताया था बेटा। 2 i cap 4 j cap 8 k cap। तो दिस इज इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली फाइनल वेक्टर बनाओ, अब खुद करना, और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसकी डायरेक्शन निकालो। प्रीवियस क्वेश्चन मैंने सेम करवा दिया है, आप ट्राई करोगे खुद से तो और अच्छे से आपको आएगा, ठीक है। आगे चले कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस कर लोगे उतने कॉन्सेप्ट बढ़ते चले जाएंगे, इंक्रीज होता चला जाएगा सिस्टम। चलो थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। ये एक सिस्टम है, ओके। ये क्वेश्चन है बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी है, डी है, ई है। ए से बी जाता है, बी से सी जाता है, सी से डी आता है और डी से ई जाता है। ए से बीच का जो बी का डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। दिस इज 7 मीटर, दिस इज 7 मीटर, दिस इज 3 मीटर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने तो आपको एक ही चीज सिखाई है, डिस्टेंस मतलब द एक्चुअल पाथ और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल पाथ हमेशा एड अप होता चला जाए। एक्चुअल में पार्टिकल ऐसे आ रहा है, ए से बी गया तो 4 ट्रेवल किया 4, बी से सी गया तो 7 ट्रेवल किया, 7 से डी गया तो 8 ट्रेवल किया, 8 से डी गया तो 9 ट्रेवल किया, 9 से ई गया तो 10 ट्रेवल किया, 10 से ई गया तो 11 ट्रेवल किया, 11 से ई गया तो 12 ट्रेवल किया, 12 से ई गया तो 13 ट्रेवल किया, 13 से ई गया तो 14 ट्रेवल किया, 14 से ई गया तो 15 ट्रेवल किया, 15 से ई गया तो 16 ट्रेवल किया, 16 से ई गया तो 17 ट्रेवल किया, 17 से ई गया तो 18 ट्रेवल किया, 18 से ई गया तो 19 ट्रेवल किया, 19 से ई गया तो 20 ट्रेवल किया, 20 से ई गया तो 21 ट्रेवल किया, 21 से ई गया तो 22 ट्रेवल किया, 22 से ई गया तो 23 ट्रेवल किया, 23 से ई गया तो 24 ट्रेवल किया, 24 से ई गया तो 25 ट्रेवल किया, 25 से ई गया तो 26 ट्रेवल किया, 26 से ई गया तो 27 ट्रेवल किया, 27 से ई ग
सी से डी गया तो 7 ट्रेवल किया, और डी से ई गया तो 3 ट्रेवल किया। तो 4 + 7 + 7 + 7 कितना हो गया ये आपका? आई थिंक 21 मीटर हो गया होगा, देखो। ठीक। ओके, तो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ। नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट। जब भी इस टाइप से डिस्टेंस डायग्राम आपको सिंपली दिखे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका बताया बेटा मैंने। इनिशियल पोजीशन वेक्टर को फाइनल के साथ जोड़ दो। दिस इज द इनिशियल पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट। अब जोड़ तो दिया, लेकिन ये निकाले कैसे? तो बेटा आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तो आप एक बात बता सकते हो कि ये डिस्टेंस कितना है। देखो देखो, बी से सी 7 था, और 7 में से ये 3 घट गए इधर, यहां से यहां तक टोटल था 7, और यहां से यहां तक है 3। भाई यहां से यहां तक टोटल कितना है? 7 मीटर, और ये है आपका 3 मीटर। तो बच गया कितना बेटा? ये 4 मीटर नहीं बच गया क्या? तो बोलो बेटा, ये डिस्टेंस आपने निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? 4 मीटर। इन द सिमिलर वे, यहां से लेकर ये नीचे तक का डिस्टेंस था 7 मीटर, और यहां से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है 4 मीटर। तो क्या बेटा ये वाला जो डिस्टेंस हुआ, ये आपका सिंपली 3 मीटर नहीं बच गया? बोलो। और ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गई होगी। तो ये अगर 4 है और ये अगर 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा कैसे निकालते हैं बताओ? ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 25, 25 का रूट 5, 5 मीटर। डायरेक्शन ए टू ई। क्लियर? आपका क्वेश्चन तुरंत आपने कर दिया। गॉट इट? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। समझ में आ गया? नहीं आए तो रिवाइंड करके देखो बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, नोट डाल के, बीच में पॉइंट आते रहेंगे, कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, वो ऑलवेज क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और नेगेटिव। और जो डिस्टेंस है आपका, वो हमेशा क्या तो बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा। बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। किससे बेटा? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड मतलब साइन नहीं लेना है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब विदाउट साइन अगर हम देखें तो डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? क्यों? अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल मतलब इक्वल कब होगा? डिस्टेंस इक्वल कब होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वल कब होगा बेटा? व्हेन पार्टिकल या बॉडी मूविंग अलोंग ए, या मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ठीक है? इन वन डायरेक्शन। अगर बेटा मान लो यहां ओरिजिन है, यहां खड़े हैं, और एक इंसान है आगे मूव करता जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, सीधा चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, एक डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ऐसे चले जा रहा है। तो बेटा इस केस में
जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होती है सिंपली, कि कितना उसने पाथ कवर किया, एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल से फाइनल के बीच की दूरी। तो अगर सेम पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो पक्का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा बेटा, आपका इक्वल होगा। अगर एक पार्टिकल सेम पाथ में फ्लो करता है, सेम पाथ में मूव करता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी इक्वल। अगर ये था सेम। अच्छा, अगर ऐसा हो कि पार्टिकल पहले तो आगे गया और फिर मुड़ के इधर आ गया, तो देखो बेटा, क्या इसका डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस। और डिस्टेंस कौन सा हो गया, द एक्चुअल पाथ, वो ये हो गया इतना बड़ा सा जो रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो कौन बड़ा पार्ट, रेड वाला या ब्लैक वाला बेटा? रेड वाला। तो क्या पता लगा कि डिस्टेंस बड़ा होता है किससे बेटा, डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस कभी छोटा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है? क्या तो बड़ा रहेगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर, या फिर इक्वल। इक्वल कब होगा, अगर वो पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, तो बराबर, अन्यथा डिस्टेंस बड़ा। क्लियर? तो एक नोट सा सिंपली, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट इंक्रीज करता चला जाएगा। ओके, अच्छा ये बताना, द numerical ratio of displacement to distance is number 1 less than 1, number 2 greater than 1, number 3 equal to 1, number 4 less than equal to 1। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है। तो सिंपली बेटा मैंने तो आपको बता रखा है कि जो डिस्टेंस होता है वो क्या तो बड़ा होता है या इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। या सिंपली इसको मैं ऐसे लिख दूं कि डिस्प्लेसमेंट है वो छोटा होता है या इक्वल होता है किसके, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस को मैं इधर लेके आऊं तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू, बेटा उधर लेके गया तो इधर 1 बच गया, लेस देन 1। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्टेंस मींस द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन इक्वल टू आया तो ऑप्शन 4 करेक्ट। क्लियर? उल्टा पूछ लेता, रेशियो बताओ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सिंपल सा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप ट्राई करना इस क्वेश्चन को करने की। ये बेटा डायग्राम है, ये पॉइंट है ए, ए से गया बी पर,
D to C, C to D, D to E, F, G, H, and this is I. This is the I आ गया, इनिशियल दिखेगा आपको, I पॉइंट बेटा ना, this is the initial point and this is final point. डिस्टेंस और बता देता हूं मैं रेड पेन से, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर. Clear? Got it? Now find distance and displacement. So the distance is the actual path. तो एक्चुअल ए से बी गया तो 1, बी टू सी गया तो 2, सी टू डी गया तो 3, डी टू ई गया तो 4, ई टू एफ गया तो 5, एफ टू 6, 7, 8. बताओ बेटा कितना हुआ? 6 4 10, 7 3 10, 8 2 10, तो 30 प्लस 6 36. ओके, तो 36 मीटर आपका, 36 मीटर इज द डिस्टेंस. नाउ लेट्स कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. ओहो, डिस्प्लेसमेंट तो एक तरीका है सर, इनिशियल को जोड़ दो फाइनल के साथ, और कोई तरीका नहीं. इनिशियल को जोड़ दो फाइनल के साथ. कैसे निकाले सर? समझ में बाहर हो गया सिस्टम. ये वाली ट्रायंगल पता कर लो, कि ये डिस्टेंस कितना और ये कितना. तो कोई बच्चा बता सकता है डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें ये वाला? बताओ कैसे करें. सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद से निकालने की कोशिश करो. ठीक है ना? तो सिंपली है, कैसे निकाले बताओ. तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर इस तरीके से कर लो, एक ही बात है. ये वाली ट्रायंगल जो मन करे कर लो यार, है ना, जो मन करे वो कर लो. अब देखो, ध्यान से सुनने की कोशिश करना. यहां से ये 8 मीटर है यहां तक का. दिस इज 8 मीटर. ठीक है, और 8 मीटर में ये वाला पोर्शन कितना? तो 8 मीटर में ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा. आ जाएगा नहीं आ जाएगा बताओ. तो कैसे निकाले बेटा ये देखो. सो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, जैसे 6 मीटर, यहां तक 6 मीटर है, तो इसको ऐसे कर लो. मैं आपको इसको डायग्राम को ऐसे बना देता हूं. ओके, सो बेटा कैसे करोगे इसको देखो. मैं थोड़ा सा पेन अलग यूज कर लेता हूं ताकि आप इसमें अच्छे से देख पाओ. देखो, यहां से यहां तक बिठा कर देखा जाए तो 3 मीटर है, ये वाला 3 मीटर है. और ये बेटा यहां से यहां तक देखा जाए तो 1 मीटर है. तो इसका मतलब कोई बच्चा मेरे को यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता सकता है बेटा. देखो ये 3 है, ये 1 है, तो ये कितना बच गया बेटा? 2 मीटर. अगर ये 2 मीटर है और ये बेटा यहां से यहां तक पूरा कितना था बेटा? 5 मीटर. तो यहां से लेकर यहां तक क्या आपका 3 मीटर नहीं बच गया? जल्दी बताओ भाई. तभी तो 3 प्लस 2 5 आएगा, है ना. और ये 2 कहां से आया बेटा? देखो ऊपर जल्दी से. ये 3 था, ये 1 था, 3 में से 1 गया, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस सिंपली कितना आ गया? 2 मीटर. ठीक है, तो ये आ गया 3 मीटर. कहां से लेके? यहां से लेकर यहां तक का 3 मीटर. टोटल है 7,
तो ये कितना आ गया बेटा 4 मीटर। तो यही तो 4 मीटर ये है आपका सिंपल, ये वाली दूरी, तो यही तो 4 मीटर गिवन है बेटा। तो लो बेटा बेस तो 4 मीटर हमने निकाल लिया। कैसे निकाला अगेन आप अच्छे से देख सकते हो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं सारे स्टेप दोबारा कर देता हूं आपके लिए, देखो कैसे। थोड़ा पीछे जाके दोबारा लेके आ रहा हूं सारे स्टेप्स को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो बेटा ये 1 मीटर, ठीक है, ये 3 मीटर, तो ये कितना यहां से लेकर यहां तक 2 मीटर, तो दिस इज 2 मीटर। नाउ टोटल ये कितना है 5 मीटर, तो बच गया कितना बेटा 3 मीटर। ये 3 मीटर, तो ये भी कितना बेटा 3 मीटर। ये टोटल 7 मीटर, तो ये कितना बच गया बेटा 4 मीटर। और यहां से यहां 4 मीटर आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटा 4 मीटर। ठीक है, बार बार वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हो, खुद से ज्योमेट्री लगाकर आप इसको देखना है। अच्छा, अब ये वाला डिस्टेंस चाहिए बेटा, ये वाला, ताकि पूरी ट्रायंगल पूरी हो जाए अच्छे से। ये कैसे निकाले सर जी, लो तरीका बताते हैं। ये कितना, जल्दी बताओ, 2 मीटर। ये टोटल ये यहां से यहां तक कितना 4 मीटर, तो ये जो बच गया ये कितना 2 मीटर। ये बच गया वो 2 मीटर, तो ये कितना बेटा, ये तो टोटल तो 6 था, टोटल तो यहां से यहां तक कितना था 6 मीटर था। 2 मीटर घटा दो, तो यहां से लेकर ये वाला जो पोर्शन है वो सिंपली कितना बच गया बेटा 4 मीटर। और अगर यहां से लेकर यहां 4 मीटर आ गया, टोटल है 8 मीटर, तो बच गया कितना बेटा 4 मीटर। तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो 4 मीटर। तो ये भी 4 मीटर और ये भी 4 मीटर, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते बेटा, ये सिंपली कैसे आ जाएगा √4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 दैट इज √32। अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वेश्चन। ठीक है, ज्योमेट्री का यूज करना था बस। ठीक है, नहीं आए तो दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करके देखो, अपने आप आ जाएगा, है ना। या दोबारा बता देता हूँ, लो कोई इश्यू नहीं है बेटा, मैं तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपको बताता चला जाऊंगा। देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं सारे सिस्टम को, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 मिनट फालतू लग जाए लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। देखो हमें बेटा जरूरत थी ये वाला डिस्टेंस जो रेड कर रहा हूं, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालना जरूरत थी, ताकि मैं ये निकाल सकूं। अभी कैसे निकालें, सवाल ये पैदा होता है। तो देखो सबसे पहले मुझे ये डिस्टेंस निकालना है। ये कैसे निकले, उल्टा सोचते हैं, ये हमारा इसके बराबर होगा, है ना। ये कैसे आए, देखते हैं ये कैसे आएगा। अब देखो ये यहां से लेकर यहां 3 मीटर है और ये 1 मीटर है, तो बेटा ये जो हिस्सा बच गया, ये कितना बच गया बेटा 2 मीटर। ये टोटल बेटा यहां से यहां तक 5 मीटर है, 2 मीटर आपने कर लिया, तो ये हिस्सा कितना बच गया बेटा 3 मीटर। मीन्स यहां से यहां तक का 3 मीटर, टोटल था 7 बेटा, 3 ये गया, तो ये कितना आ गया 4 मीटर। और ये 4 मीटर, तो नीचे वाला भी कितना 4 मीटर, क्योंकि बराबर तो बेटा पैरेलल है। लो आ गया 4 मीटर। सिमिलरली अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहां से लेकर यहां तक, तो पहले मेरे को यहां से लेकर यहां तक निकालना होगा। ये कैसे आए बेटा, ये इसके बराबर आए यहां से लेकर यहां तक। ये कैसे आए बेटा, देखो ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये कितना बच गया बेटा यहां से यहां तक 2 मीटर, तभी तो 2 + 2 4 होगा। और ये 2 मीटर हो गया, अगर टोटल 6 था, तो ये कितना बच गया बेटा 4 मीटर।
ये 4 मीटर तो ये 4 मीटर, टोटल 8 है तो बच गया 4 मीटर, तो ये भी आपका 4 मीटर आ गया। ठीक है बेटा, एक बार दोबारा देख लेना, नहीं आए तो बाद में फिर बता देंगे। ठीक है, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप ट्राई करके देखो बार बार, अपने आप आता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ा देते हैं आपका। ए मैन गोइंग या गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन डिस्प्लेसमेंट इज। ठीक है, ये आपका जो है जिपमर और एएफएमसी जो टेस्ट होता है उसके अंदर आया था, तो जिपमर में आया था ये, और एएफएमसी में आया था। आजकल तो सब नीट है, लेकिन किसी जमाने का क्वेश्चन है, करते हैं। देखो, सबसे पहले डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो ये इधर की साइड बेटा नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब सिंपल है बेटा, पहले पार्टिकल 10 मीटर नॉर्थ गया, तो 10 मीटर गया है नॉर्थ, 10 मीटर। देन पार्टिकल 20 मीटर गया ईस्ट, 20 मीटर गया ईस्ट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इनिशियल को फाइनल से जोड़ दो बेटा, तो सिंपली कितना आ गया, द डिस्प्लेसमेंट इज अंडर द रूट, बेटा बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, तो रूट 500 आ गया आपका आंसर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल सी बात, कोई भी कर देगा ऐसे तो निकाल के, सर डायग्राम बना दो, बात कर दो। थोड़ा सा तरीका बताओ कि हम कैसे और इसको अप्रोच कर सकते हैं, आगे इन फ्यूचर क्वेश्चंस आए तो और हम इसको और अच्छे से कैसे डील कर सकते हैं। तो लो जी, तरीका ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लो, सो दिस इज एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन को वाई मान लो, सो इट इज वाई एक्सिस। ठीक है, एक को एक्स मान लिया और दूसरी को वाई मान लिया। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आपको पता है आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई की डायरेक्शन को बेटा जे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां से बेटा हम आर निकाल सकते हैं, आर कैसे, देखो वाई की तरफ मूव किया 10 मीटर, तो 10 वाई, वाई मतलब कौन सी डायरेक्शन, जे कैप, तो 10 जे कैप। एक्स की तरफ मूव किया 20 मीटर, तो 20 मीटर एक्स की तरफ मूव किया, तो वो हो गया आई, तो 20 आई कैप। मीन्स हम आर वेक्टर को सिंपली लिख सकते हैं 20 आई प्लस 10 जे। मीन्स आप क्वेश्चन में पहले एक्सेस बना लो, एक तो एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, आपकी मर्जी है, जिसको बनाना चाहो उसको बना लो, एक को एक्स मान लो दूसरे को वाई मान लो, परपेंडिकुलर होनी चाहिए पर। तो देखो वाई की तरफ मूव किया 10, तो 10 जे कैप, एक्स की तरफ मूव किया 20, तो 20 आई कैप, तो 20 आई कैप प्लस 10 जे कैप इज आर कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अभी भी तरीका बताया था किसी वेक्टर का, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के जो कोफिशिएंट है, जे के जो साथ है उसका स्क्वायर। तो अगेन बेटा आपका आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 500। बेटा क्या आपका वही आंसर नहीं आ गया जो ऐसे निकाला है,
तो ये तरीका जो मैंने बताया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे और भी ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। और ले लो एक क्वेश्चन, उससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं कि और क्या क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑब्जेक्ट मूव्स 6 meter in east, then 8 meter in north, and 10 meter in vertically upward. Find the displacement. तो देखो क्या कह रहे हैं, मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये दे दिया मैंने आई कैप और ऊपर दे दिया मैंने जे कैप। अब देखते हैं पार्टिकल की तरफ मूव करता है। 6 मीटर तो ईस्ट की तरफ, तो आर लिखता हूं मैं डायरेक्ट, अब जो तरीका बताया था। बताओ बेटा, ईस्ट की डायरेक्शन मैंने क्या दी है, आई कैप ना, तो 6 आई कैप प्लस 8 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ बताओ कौन सी डायरेक्शन दी है, जे कैप, तो 8 मीटर नॉर्थ जे कैप प्लस 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अब समझना, एक एक्सिस एक्स बना दी, एक वाई बना दी, तो इसके अपवर्ड जो एक्सिस बनेगी, तीसरी एक्सिस बताओ जो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होती हो, तीसरी क्या है, जेड एक्सिस। मेरी बात समझे नहीं समझे बेटा, तो एक्स और वाई, एक्स को तो मैंने ये वाली एक्सिस तो एक्स मान ली भाई, इधर मैंने क्या मान लिया एक्स, इधर क्या मान लिया वाई। अब वर्टिकली अपवर्ड, अब वर्टिकली अपवर्ड मतलब इस पेज के ऊपर देखो, तो अगर एक एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, तो वर्टिकली जो ऊपर की तरफ आ रही है, जो आपके इस नोटबुक से या स्क्रीन के बाहर निकल रही है जो एक्सेस, वो क्या होगी, जेड। बिकॉज एक्स वाई और जेड तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो वर्टिकली अपवर्ड मींस, अगर आपने एक एक्स मान लिया ईस्ट को, वाई को आपने नॉर्थ मान लिया वाई को, और सिंपली तो वर्टिकली अपवर्ड क्या हो गया, के कैप, है ना, जेड एक्सेस, तो इट इज 10 के कैप। ठीक है ना, ये आपका सिंपली क्या हो गया, ईस्ट नॉर्थ, एंड दिस इज वर्टिकली अपवर्ड, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड इज परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस है, जेड ही तो है। तो बताओ बेटा इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल दोगे, सिंपली 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 64 प्लस 36 100 200, है ना, 10√2 आ गया, आ गया आपका आंसर। बोलो, क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आपने ये सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के संदर्भ में एक और अच्छा क्वेश्चन करवाता हूं। ए पर्सन, आईआईटी 2012 का क्वेश्चन है, मूव्स 30 मीटर नॉर्थ एंड देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, एंड फाइनली, अच्छा क्वेश्चन है, फाइनली 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, द डिस्प्लेसमेंट of the person from the origin
विल बी, विल बी। ठीक है, तो बनाओ डायग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, इससे एक चीज और सीखेंगे हम। वेक्टर में मैंने जो क्लास में बच्चे आते हैं उनको अच्छे से बताए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप समझिए क्या बेटा, 30 मीटर तो है नॉर्थ, तो ये मैं ले लेता हूं आई कैप, ये मैं ले लेता हूं जे कैप। ठीक है, तो 30 मीटर तो हो गया आपका नॉर्थ। पोजिशन वेक्टर लिखना मेरे को अच्छे से। तो 30 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन हो गई, जे कैप। चलो एक बात तो क्लियर हुई। देन 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन क्या ली हमने, आई कैप। लो जी, दो चीजें तो हो गई। एंड फाइनली 30√2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट डायरेक्शन मतलब देखो, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, दोनों कह रखे हैं साउथ वेस्ट मतलब बीचों बीच। बीचों बीच मतलब ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री। और कितना है बेटा ये, 30√2। अब यहां से रिजोल्व करने का तरीका समझो, रिजोल्यूशन का मेथड समझो। जब भी, अब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये तो ना आई कैप और ना जे कैप है, बीच में आई और जे के, है ना। तो ऐसी डायरेक्शन को हम कैसे लिखें, उसका तरीका समझो बेटा। देख, अगर कोई वेक्टर है आर और ये एंगल है बेटा थीटा, तो इस आर का थीटा के अलोंग जो कंपोनेंट बनता है वो बनता है बेटा आर कोस थीटा। याद रखो, इसको हम रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना, वेक्टर में मैंने बहुत डिटेल से बातें की कि थीटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट आएगा वो होता है आर कोस थीटा। वेक्टर के अंदर डिस्कस किया था। तो अगर ये हमारा आर वेक्टर है और ये थीटा एंगल बना रहा है इस लाइन के साथ, तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा, थीटा की साइड जो कंपोनेंट आता है, कंपोनेंट कह दो, प्रोजेक्शन कह दो, परछाई कह दो, वो सिंपली क्या आता है, आर कोस थीटा। तो आप मेरे को बताओगे 30√2 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, है बेटा 30√2 कोस 45। कोस 45 होता है 1/√2, तो क्या सिंपली 30 नहीं आ गया, जल्दी बताओ। सिमिलरली अगर इस 30√2 का कंपोनेंट में देखूं नीचे की साइड, इधर, तो कितना आएगा, अगेन देखो एंगल, एंगल इज 45 डिग्री, तो कोस, तो 30√2 कोस 45 डिग्री। मैंने कहा एंगल के साथ, जैसे मान लो ये कोई वेक्टर है ए और ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस ए का इस थीटा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर कंपोनेंट जो आएगा वो सिंपली ए कोस थीटा आएगा। इतनी बात याद रख लो। कोई वेक्टर ए थीटा एक्स लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो इसका इस पे प्रोजेक्शन, इसका इस पे परछाई, इसका इस पे कंपोनेंट, कुछ भी कह दो, वो कितना रहेगा, ए कोस 30। तो सिमिलरली ये एंगल 45 था, तो ए कोस 45, इधर भी एंगल 45, तो ए कोस 45। तो वो 30√2 कोस 45 होता है 1/√2, 1/√2 करेंगे तो √2 कैंसिल, इट इज 30। तो क्या इस 30√2 को मैं ये लिख सकता हूं, आप कहो तो, क्या 30 किधर है बेटा, इस राइट डायरेक्शन बनी ना, तो ये वाली डायरेक्शन तो आपने आई कैप दी थी, तो आई कैप से अपोजिट क्या होगा, माइनस आई कैप। तो दिस इज 30 माइनस आई कैप। सिमिलरली ऊपर वाली डायरेक्शन आपने जे कैप दी थी, तो नीचे वाली क्या होगी बेटा, ऊपर वाली प्लस जे है तो नीचे वाली क्या, माइनस जे। तो 30 माइनस जे। अब बेटा इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं।
तो इट इज 30 j cap 20 i cap -30 i cap -30 j cap। 30 j से 30 j कैंसिल, 20 -30 आपका आ गया -10 i cap -10 i cap। -10 i cap का मतलब समझ रहे हो बेटा? 10 -i cap मतलब 10 आएगा किधर? -i डायरेक्शन बता सकते हो बेटा? ईस्ट की डायरेक्शन क्या थी? +i। तो -i का मतलब बेटा ईस्ट की नहीं, वेस्ट। तो 10 आएगा टुवर्ड्स वेस्ट। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, 10 टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट कैसे बताया आपने? बिकॉज -i cap आ गया। आई कैप आपने ईस्ट दिया था, तो -i cap आपका क्या आ गया बेटा? वेस्ट आ गया। तो 10 वेस्ट इज द आंसर। ये आपका IIT 2012 में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन कैसे करना है ध्यान से सुन गया बेटा। एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चंस आए तो एक को आई मान लो, एक को जे मान लो। वर्टिकली कहे तो उसको के मान लो। और अगर कोई कहे कि वो ईस्ट वेस्ट में इतने डिग्री पर जा रहा है तो उसके कंपोनेंट ले लो। कंपोनेंट कैसे लेते हैं बेटा? अगर कोई वेक्टर आर है और थीटा एंगल बन रहा है तो कंपोनेंट आ गया उस थीटा की साइड आर कोस थीटा। ठीक है, सिंपली बार बार करके देखो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और करवा देंगे अगर आपको ये नहीं आएगा तो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक सिंपल एक पेंडुलम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह सकते हैं हम। एक सिंपल पेंडुलम है, मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट बताता हूं आपको। ए सिंपल पेंडुलम of length L is swinging from an angle theta from A to B. Find the distance and displacement। अच्छे से रिजोल्व करने का तरीका दोबारा बताऊंगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये एक पेंडुलम है बेटा, ये सिंपली स्विंग कर रहा है ऐसे। तो ये ऐसे स्विंग करेगा ना, और ये एंगल बन रहा है थीटा, और इस पेंडुलम की लेंथ है L। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो हमें इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। निकाल देते हैं अभी 1 मिनट में। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालता है। डिस्टेंस का मतलब बताया था मैंने, द एक्चुअल पाथ। तो पेंडुलम ने एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया वो यही होगा। मैं रेड पेन से दर्शा रहा हूं, थोड़ा सा इसको बोल्ड करके। क्या एक्चुअल पाथ ये नहीं होगा? दिस इज द डिस्टेंस, राइट। तो डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, अब शायद आपने कभी पढ़ा हो या मैं अभी बता देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, कि अगर कोई आर्क हो आपकी, दिस इज द आर्क, ये थीटा एंगल हो, ये आर रेडियस हो, और ये है आर्क। तो जो थीटा होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से आर्क की जो लेंथ आती है वो थीटा इंटू में रेडियस आ जाती है। एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो थीटा होगा वो आपको रेडियन में लेना, रेडियन। ठीक है ना। आप सिंपल बता देता हूं मैं ऊपर, हालांकि आपको पता होगा। आपने थीटा तो बेटा डिग्री में पढ़ा होगा, 30 डिग्री
तो अगर डिग्री को आपको रेडियन में बदलना है, मान लो x डिग्री, उसको रेडियन में बदलना है, तो सिंपली क्या करो, पाई बाई 180, पाई बाई 180 से इस x को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियन। ठीक है, सिंपली मैंने बता दिया जिन बच्चों को नहीं पता, बाकी इस पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर रखा है। अब बताओ बेटा, ये आर्क की लेंथ यहां से यहां तक कैसे निकल के आएगी, ये लेंथ कैसे निकल के आएगी, अभी तरीका बता दिया मैंने। आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस, यहां पर ये रेडियस का काम कौन कर रहा है बेटा, ये एल, तो द डिस्टेंस इज सिंपली बेटा थीटा इंटू में एल, तो दिस इज द डिस्टेंस। समझ में आ गया सब बच्चों को, डिस्टेंस कैसे निकालोगे, थीटा इंटू में एल। ठीक है, और थीटा आपको जो लेना है वो किस में लेना है, आपको रेडियन में लेना है। अगर डिग्री क्वेश्चन में हो तो डिग्री को रेडियन में बदल लो, कैसे, पाई अपॉन 180 करके। ठीक है, वो क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट पे आ जाओ, ये तो था डिस्टेंस, तो आई अगेन रिपीट, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो जो आर्क की लेंथ होती है वो सिंपली थीटा इंटू रेडियस, थीटा जहां रेडियन में होगा, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो डिस्टेंस था, कोई भी निकाल लेगा ना। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। ये कैसे निकालें, लो जी तरीका बता देते हैं इसका भी आपको। मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूं, ये कर दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया तो कोई बच्चा बताएगा ये एंगल कितना बचा, भाई पूरा एंगल थीटा था तो परपेंडिकुलर करते हैं थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2। अब कंपोनेंट वाले मेथड पे दोबारा जाओ, अगर कोई वेक्टर है आर, आई अगेन रिपीट, इस तरीके से मैं बनाता हूं, अगर कोई वेक्टर है आर और वो थीटा एंगल बना रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ, तो कंपोनेंट मेथड क्या कहता है, मैंने अभी बताया था कि थीटा पे तो उसका कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, आर कोस थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना बेटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये आएगा आर साइन थीटा। लो जी, क्या बताया, अगेन रिपीट, अगर कोई आर वेक्टर है और वो थीटा एंगल बना रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इस आर का जो कंपोनेंट आएगा इस एक्सिस के ऊपर वो आएगा आर कोस थीटा। बेटा थीटा की साइड कोस थीटा होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको अभी। और जो ये दूसरा कंपोनेंट है, ये जो क्लोजिंग साइड आपको दूसरा कंपोनेंट दिख रहा है, ये होगा आर साइन थीटा। ये कंपोनेंट मेथड है, बार बार इसको देखो, अगर कोई आर वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर, तो थीटा वाली साइड आएगा आर कोस थीटा, और इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर साइन थीटा। याद रख लो इसको, दिमाग में बैठा लो जिंदगी भर। अगर ऐसा है तो आप तुरंत एक बात बताएं, ये आपको एक लाइन दिख रही थी एल लेंथ की, दिस वन, और ये इस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है थीटा बाई 2, तो बताओ बेटा थीटा की साइड कंपोनेंट कितना होता है, एल कोस थीटा बाई 2, और इस एक्सिस से परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी, दिस इज परपेंडिकुलर राइट, वो कितनी होगी, एल
साइन थीटा बाई 2। भाई ये तो बताया, कोई पर्टिकुलर एल थीटा के साथ एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो बताओ उधर कितना आएगा, एल कोस थीटा। अब ये एंगल थीटा नहीं, थीटा बाई 2 है, तो एल कोस थीटा बाई 2। और उस एक्सिस के परपेंडिकुलर कितना, एल साइन थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये अगर एल है तो बताओ बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ गई, एल साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली बेटा ये एल है, तो ये कितना आ गया यहां पर, एल साइन थीटा बाई 2। बताओ बेटा ए से बी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2l साइन थीटा बाई। तो ये एक तरीका है बेटा निकालने का, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा। अब ये कहेगा ना सर ये कोस थीटा और साइन थीटा याद करवा रहे, याद नहीं है, ये तरीका है सिंपली। परपेंडिकुलर आपको ट्रायंगल याद होती होंगी कैसे कैसे निकालते हैं, मैं भी 1 मिनट के अंदर इसका प्रूफ भी दे दूंगा कहोगे तो आप, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन तरीका समझो बस, जैसे कि प्रूफ ले लो आप, सपोज करो एक ट्रायंगल है, देखो मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। तो ये सपोज करो एल है, ये एंगल है थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, पहले तो ये बताओ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मतलब पी, हाइपोटेन्यूज मतलब एल। तो बताओ बेटा पी की वैल्यू कितनी आएगी, एल साइन थीटा नहीं आएगी। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पी अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर उल्टा बना दिया ना मैंने, दिस इज द परपेंडिकुलर राइट, एंड दिस इज द बेस। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बेटा, ये इसका बेस है ट्रायंगल का, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है, एल, तो परपेंडिकुलर आ गया एल साइन थीटा। तो बताओ बेटा ये एल साइन थीटा नहीं आ गया। सिमिलरली अगर कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू एल, तो बताओ बेस कितना आ गया, एल कोस थीटा। तो एल कोस थीटा। और यही तो बातें मैं इतनी देर से बताना चाह रहा था, कि अगर कोई वेक्टर एल है कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो थीटा की साइड तो आ गया एल कोस थीटा, जो ये आ गया, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया एल साइन थीटा। ये तो बातें बताना चाह रहा था बेटा, जिसका प्रूफ आपको मैंने दे दिया। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है, ये पेंडुलम था, और पेंडुलम की ये लेंथ एल थी, ये आधा एंगल इसका थीटा बाई 2 आया था। तो यहां तो हो गया एल थीटा की साइड तो कोस थीटा बाई 2, और ये हो गया एल साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली इधर भी ये एल, ये थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया, एल साइन थीटा बाई 2। तो टोटल कितना हो गया, 2l साइन थीटा बाई। क्लियर। तो द डिस्प्लेसमेंट इज 2l साइन थीटा बाई 2। तो आज के बाद हम एक रिजल्ट याद रखेंगे, रिजल्ट, कि अगर हमारे पास ऐसे वेक्टर मिल जाए, बीच में थीटा मिल जाए, लेंथ एल हो जाए, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं, डिस्टेंस तो ऐसे बनेगा बेटा, दिस इज डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ। तो डिस्टेंस तो कितना होगा बेटा, आर्क इंटू रेडियस, थीटा इंटू एल। थीटा मस्ट बीन रेडियन, याद रखना। एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट अगर निकालें, मतलब ए से बी को डायरेक्ट टच करवाएं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आए, याद करो कितना आएगा, 2l साइन थीटा बाई 2। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके, और देख लो। जैसे कि
क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कल है, ये आर रेडियस, ये आर रेडियस, मेक एन एंगल 60 डिग्री, पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सर आपने तो एक तरीका बताया था, डिस्टेंस निकालना है तो क्या तरीका बताया, देखो थीटा इंटू एल, थीटा इज 60 इंटू एल, एल इज आर। लेकिन याद बताओ, थीटा को डिग्री में लेना है रेडियन में, रेडियन में, तो थीटा 60 डिग्री है, ये तो डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदलने का तरीका बताया था मैंने आपको, याद हो तो, कि पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो 60 का, तो कितना आएगा बेटा, पाई बाई 3। तो दिस इज इन रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो उस पर्टिकुलर चीज को। अब कैसे निकल के आएगा आंसर, देखो तो एंगल तो आ गया पाई बाई 3, रेडियन में लेना है, और ये हो गया आर, तो आंसर इज पाई आर बाई 3। दिस इज द डिस्टेंस। नाउ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का तरीका बताओ सर, ये देखो डिस्प्लेसमेंट इज 2l sin थीटा बाई 2, निकाल के दिखा रखा है कई बार, एक बार नहीं कई बार, ये देखो तरीका, प्रूफ आपके पास है बेटा, बिना प्रूफ बात नहीं करता मैं। तो इट इज 2l sin थीटा बाई 2, एल की जगह बेटा आर है, साइन थीटा है बेटा 60/2, तो 2r साइन, बेटा 60/2 कितना हो गया 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री कितना होता है बेटा, बताओगे कोई बच्चा, दैट इज सिंपली 1/, 1 सेकेंड, 2 हो गया, साइन 30 हो गया ना, 1/2, तो सिंपली कितना आ गया बेटा आर, तो दिस इज आर, सिंपली आपके पास कितना आ गया बेटा आर। क्लियर। तो आपने रफ्तार से क्वेश्चन सोल्व कर दिए, और किस तरीके से आपने किया सारा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का आपको आ गया होगा समझ में। ओके, और क्वेश्चन ले लो बेटा, है ना, क्वेश्चन तो कितने भी ले दो, दुनिया भर के हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा बेटा हमेशा, है ना। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। एक पार्टिकल है, ए से स्टार्ट किया, बी तक आया, आर रेडियस, बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सब क्या है बताएं इसका ना, कितना आसान तो क्वेश्चन आपने दे दिया। तो डिस्टेंस इज जस्ट थीटा इंटू एल, एल मतलब आर, थीटा बोलो बेटा कितना है, ये एंगल आपको कितना दिख रहा है 90 डिग्री। आप कहोगे सर रेडियन में होता है थीटा, तो रेडियन बताओ कैसे करेंगे, तो पाई बाई 180 को मल्टीप्लाई कर दो 90 डिग्री से, 90 दूनी 180, पाई बाई 2, तो आ गया बेटा पाई बाई 2 इंटू में आर, तो आंसर आया पाई आर बाई 2। तो डिस्टेंस इज पाई आर बाई 2। और सर वो बताओ डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, लो जी अभी बताते हैं, 2l साइन थीटा बाई 2, 2l मतलब आर, साइन थीटा इज 90, 90/2 दैट इज 45, 2r साइन 45 डिग्री, है बेटा। तो 2r 45 कितना होता है 1/√2, 2 को √2 से डिवाइड कर दो, √2 बच जाएगा ऊपर, तो √2r आ गया बेटा, दिस इज द आंसर, है ना। कितने भी क्वेश्चन करवाए जाओ, रफ्तार से करता रहूंगा मैं तो, ठीक है। आई थिंक आपको चीजें समझ में आने लग गई होंगी। अगला क्वेश्चन ले लो बेटा, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक नहीं करोगे। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये स्लाइड क्लियर करनी पड़ेगी मेरे को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे पूरा अच्छे से चर्चाएं हो गई बेटा यहाँ पर।
ये देखते हैं, क्वेश्चन है 2005 में आया था। ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड half of a revolution on a horizontal ground. The magnitude of displacement of point of the wheel initially in contact with ground is। बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो व्हील बनाता हूं, ये एक व्हील है बेटा, और ये ऐसे रोल करता हुआ चल रहा है। ठीक है, ये व्हील है। अब देखो, इस व्हील पे एक पॉइंट है, सपोज करो बेटा ए। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट ए यहां आ जाता है, दोबारा ये ए पॉइंट यहां आ जाता है, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया ना बेटा ए पॉइंट का। तो यहां तक आते आते ये हाफ रिवोल्यूशन होता है। दिस इज हाफ रिवोल्यूशन। इसका रेडियस बेटा आर है। आप एक सिंपल मुझे बात बताओ, अगर किसी सर्कल का रेडियस आर हो तो उसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होता है बेटा? 2 पाई आर। तो अगर ये ए पॉइंट बेटा यहां टच कर रहा है और ये टच करते करते ऐसे घूमते 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 दोबारा ए पॉइंट यहां पर आ गया, तो क्या बेटा ये जो कंप्लीट इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, क्या ये 2 पाई आर नहीं है? बताओ, समझाओ बेटा। एक सर्कल का रेडियस आर है तो उसका पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई आर। अब ये सर्कल टच होता हुआ जा रहा है पूरा का पूरा, तो ये ए पॉइंट पहले यहां था, तो ये आगे गया, थोड़ा सर्कल घूमता गया, फाइनली ये ए पॉइंट यहां पर आ गया। मतलब बताओ, ये ए पॉइंट जो बार बार यहां टच हुआ होगा, और ये कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा इस ए पॉइंट ने सर्कल का हर एक पॉइंट बेटा, इस सर्कल का हर एक पॉइंट आप ये समझो, इस सर्कल में ढेर सारे पॉइंट्स, क्या ये हर एक पॉइंट इस लाइन पे टच नहीं हुए होंगे? तभी टच होते होते ये पॉइंट ए कहां मिला आपको? यहां पर मिला दोबारा। तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन में मतलब सर्कल का हर एक पॉइंट बेटा इस लाइन पे टच हुआ होगा, हर एक पॉइंट इस लाइन पे टच हुआ होगा एक बार। तो हर एक पॉइंट टच हुआ होगा, तो मतलब ये टोटल कितने पॉइंट है बेटा? अगर देखा जाए तो टोटल कितना ये सरकमफ्रेंस है? 2 पाई आर। मतलब इस सर्कल ने 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ट्रेवल किया होगा। अब हाफ में कितना किया होगा बेटा? सिंपली पाई आर है बेटा। हाफ में कितना किया होगा? पाई आर। और कोई बच्चा ये बता सकता है ये डिस्टेंस कितना यहां से यहां तक? बेटा ये डायमीटर है, सर्कल का रेडियस आर है, तो डायमीटर कितना हो गया बेटा? सिंपली 2 आर। तो बताओ बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल को किससे जोड़ देते हैं? फाइनल से। लॉज जोड़ दिया। कैसे निकाले सर? निकाल दो जी, अंडर द रूट। ये कितना है बेटा? यहां से यहां तक बताया आपने पाई आर, तो पाई आर का स्क्वायर प्लस ये यहां से यहां तक कितना बताया बेटा? परपेंडिकुलर 2 आर, तो 2 आर का स्क्वायर। कितना आंसर आया देखो बेटा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर। बेटा आर स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बाहर आर आ जाएगा, अंडर द रूट पाई स्क्वायर प्लस 4। लो डिस्प्लेसमेंट आ गया। एक सर्कल जब हाफ रिवोल्यूशन पूरा कर दे तो वो ए पॉइंट कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा? तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल को फाइनल से क्या कर दो बेटा? टच कर दो। ये बात क्लियर समझो कि कंप्लीट जब रिवोल्यूशन होगा
तो ये जो सर्कल है इसने ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये कितना ट्रेवल किया होगा, तो इट इज 2πr। ये कितना है बेटा? 2πr। क्लियर? 2πr। तो दिस इज 2πr। ओके। और यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना था तो इनिशियल को फाइनल के साथ मैंने जोड़ दिया और बेटा वहां से हमने परपेंडिकुलर निकाल ली। तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो जब ये जो सर्कल है ये 1/4 जो है रिवोल्यूशन पूरा करे। करना आप, जब ये 1/4 रिवोल्यूशन पूरा करे उस समय कितना इसका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है और मेरे को दिखाना है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। ए लेजी ant wants to travel from a corner of a solid cube of side length a to the diagonal corner. Find the minimum distance that the ant must travel to achieve this minimum distance. मिनिमम डिस्टेंस में हमें डिस्प्लेसमेंट टाइप की बातें करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन ये आपका होमवर्क हो गया। लेक्चर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन ये है, फिर उसके बाद में फर्दर डिस्कस करूंगा। इसको आप ट्राई करके बेटा एक बार देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम अपना लेक्चर खत्म कर देते हैं। ठीक है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा बेटा, और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।